नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा कैंपस पर। हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी और जीआईसी के लिए फर्स्ट पेपर के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, उसमें आपने लगभग 7 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। आज हम 8वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसमें हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है मैंने, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं या पहले पूछे जा चुके हैं। तो आइए अपने इस शानदार प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके आरओ और जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसके लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। तो आइए अपने इस शानदार प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? हमारे ऑप्शन है ए बिहार अकाल 1873, बी राजपूताना अकाल 1868-69, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, डी उड़ीसा अकाल 1866-67। तो जो प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी जिस अकाल को कहा जाता है वह है उड़ीसा का अकाल। जब उड़ीसा में 1866-67 में एक भीषण अकाल पड़ा तो उसको ही प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है, पहला है हंटर आयोग, दूसरा सैडलर आयोग, तीसरा वुड का घोषणा पत्र, चौथा है सार्जेंट योजना। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कौन से जो घटनाक्रम है, घटनाएं किस क्रम में हुई, यानी उनका समय क्या रहा है, तो उसके विषय में प्रश्न पूछा है। तो हंटर आयोग की अगर हम बात करते हैं तो 1882 में, सैडलर आयोग 1917 में, वुड का डिस्पैच 1854 में, ठीक 1854 में वुड का डिस्पैच लागू हुआ, और सार्जेंट योजना जो है 1944 में, सार्जेंट योजना जो 1944 में आई। यानी इस प्रकार से सबसे पहले क्या होगा, 1854, फिर 1882 है, 1882 में हंटर आयोग आया था। यानी एक, सबसे पहले 3 होगा, फिर होगा 1, फिर उसके बाद होगा 2, 4, 3, 1, 2, 4। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कहां पर उन्होंने क्रांति की या फिर क्रांति का नेतृत्व किया उससे संबंध में यह प्रश्न है। तो नाना साहब की अगर हम बात करते हैं तो नाना साहब ने कहां पर क्रांति की थी, तो वह स्थल का नाम है कानपुर। नवाब हामिद अली खान जो है, इन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमद उल्लाह ने लखनऊ में, और मनीराम दीवान ने असम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति से यह संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार से ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4, 2, 1, 3, 4। तो हमारा जो सही उत्तर इसमें होगा 2, 1, 3, 4। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। ठीक, तो 1857 की क्रांति से जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कई बार इसको लेकर के स्थानों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस स्थान पर किस अंग्रेज गवर्नर या सेनापति ने उस क्रांति का दमन किया था। ठीक, तो इसको भी याद में रखिएगा। आगे देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में। इसमें देखना है किसने स्थापित किया था। तो पहला ऑप्शन ए है जोनाथन डंकन, सी है वारेन हेस्टिंग, गलत टाइप हो गया यहाँ पे, सी सर विलियम जोन्स, डी विलियम बेंटिक। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। आगे देखते हैं, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? यानी बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है, इसकी स्थापना या फिर इसको प्रारंभ किसने किया उससे संबंधित यह प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है, ए ज्योतिबा फूले, बी करसन दास मूलजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बाबा साहेब अम्बेडकर।
तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है इसको प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? हमारे ऑप्शन है एंड्रयू फ्रेजर, बी एच एच रिजले, सी बोड्रिक, डी एस टी अरुंडेल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सर एंड्रयू फ्रेजर जो हैं बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग हिस्सा है। हमारे ऑप्शन है ए प्रायद्वीपीय भारत, बी छोटा नागपुर पठार, सी हिमालय पर्वत का भाग है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम भाग है वह किस भारत के किस हिस्से का भाग है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम भाग जो बुंदेलखंड का एरिया है वह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? विशेषकर ध्यान में रखना है कि नहीं है। ठीक, यहीं से प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। हमारे ऑप्शन है ए अहरौरा, बी अडवा, सी बघेलखंड, डी बटुआ। तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश में बांध नहीं है वह है बटुआ बांध। बटुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहां पर है? यह बिहार में है। ठीक, बिहार में बटुआ बांध है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्या दिया है, कौन कौन से जलप्रपात दिए हैं, दूसरा है कि वह जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक, तो किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है इससे संबंधित यह प्रश्न है। पहला है हुनरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर, बी चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, सी धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, डी बूढ़ा घाट जलप्रपात कांची नदी पर। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा हुनरू जलप्रपात जो है सुवर्णरेखा नदी पर है, यह सही है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, यह भी सही है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? बूढ़ा घाट जो जलप्रपात है यह कांची नदी पर नहीं बल्कि बूढ़ी नदी पर है। ठीक, कहां पर है? यह बूढ़ी नदी पर है, बूढ़ी नदी पर। ठीक, बूढ़ा घाट जलप्रपात को एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? इसी को लोध जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक, लोध जलप्रपात। ठीक, बूढ़ा घाट जलप्रपात को लोध जलप्रपात भी कहते हैं, यह बूढ़ी नदी पर है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। हमारे ऑप्शन है ए भूकंप मूल, बी अधिक्रेन, सी सिस्मोसाइट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पर किस स्थल पर सबसे पहले भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो भूकंप को जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है वह है अधिकेंद्र। ठीक, अधिकेंद्र, जैसे यहाँ पर भूकंप आया है, यह पृथ्वी के नीचे है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर का हिस्सा जो भूकंप के जो है इससे भूकंप मूल से, इसको कहते हैं भूकंप मूल। यानी जहां पर भूकंप आया है उसको भूकंप मूल कहेंगे, और पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर जो इस भूकंप मूल से सबसे नजदीक जो स्थान होगा उसे अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक, यानी पृथ्वी के नीचे अगर भूकंप आया तो उसके लंबवत जो सबसे नजदीक न्यूनतम दूरी होगी उस स्थान को अधिकेंद्र कहेंगे जहां पर भूकंप को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? हमारे ऑप्शन है ए गल्फ स्ट्रीम, बी बेंगुएला की धारा, सी नॉर्वेजियन धारा, डी फ्लोरिडा की धारा। तो इसमें क्या देखना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा की जो जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, जबकि बेंगुएला की जो जलधारा है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर।
यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। ठीक है, बेंगुएला की जो जलधारा है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है और यह ठंडी जलधारा है, जबकि हमारे जो ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा की जो जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमारे ऑप्शन है, एक साइड दिया है जनजातियां, दूसरा उसका जो है किस स्थल पर या किस देश में पाई जाती हैं उससे संबंधित यह तथ्य है। पहला है पिग्मी कांगो बेसिन, बी अंगामी नागालैंड, सी एनु जापान, डी किर्गिज सूडान। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, क्या देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वह है किर्गिज। किर्गिज जो है सूडान में नहीं बल्कि यह मध्य एशिया में पाई जाती है। कहां पर? मध्य एशिया में, जो तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान का स्थल वर्तमान जो देश हैं वहां पर यह पाई जाती है। और यह जो लोग हैं किर्गिज लोग हैं तुर्की भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तुर्की भाषा बोलते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, बी जनगणना संघ सूची में, सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, डी दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। जो दल बदल विरोध कानून है वह 10वीं अनुसूची। तो इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है द्वितीय अनुसूची में नहीं है। ठीक, किसमें है? यह चतुर्थ अनुसूची। ठीक, चतुर्थ अनुसूची में है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे देखते हैं, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी एच जेलास्की, डी केसी वियर। यानी किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यानी कि पूरी तरीके से संघ का रूप नहीं धारण करता है। तो हमारे जो सही उत्तर होगा इसमें केसी वियर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारे ऑप्शन दिए गए उसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रस्तावना में नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए संप्रभुता, बी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी पंथ निरपेक्ष, डी संघीय। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें तो तीनों शब्द पाए जाते हैं, जबकि संघीय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले उसकी सूचना दी जानी चाहिए। हमारे ऑप्शन है ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन, डी 30 दिन। तो भारत के अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कम से कम 14 दिन पहले ही हमें इसकी सूचना भारत के राष्ट्रपति को देनी होगी। ठीक, आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह त्यागपत्र किसको दे सकता है, इससे संबंधित यह प्रश्न है। ए राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी प्रधानमंत्री को, डी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश है तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? वह हमेशा अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। ठीक, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। यानी सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, त्यागपत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14 तथा 15, बी अनुच्छेद 19 तथा 20, सी अनुच्छेद 21 तथा 22, डी अनुच्छेद 20 और 21। अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है या फिर कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो हमारे जो सही उत्तर इसमें होगा अनुच्छेद 20 और 21 को।
20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी हम निलंबित, जो सरकारें निलंबित नहीं कर सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु, जो वर्तमान समय में हम लोग 18 वर्ष की आयु में मतदान करते हैं, पहले यह संविधान जो संशोधन हुआ इसके पहले 21 वर्ष थी। तो कौन सा संविधान संशोधन है, उससे संबंधित यह प्रश्न है। पहला है 66वां संविधान संशोधन, दूसरा है 62वां संविधान संशोधन, तीसरा है सी 61वां संविधान संशोधन, डी 63वां संविधान संशोधन। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु, मतदान की आयु जो की गई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। हुआ कब था? प्रधानमंत्री कौन था? राष्ट्रपति कौन था? इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1989 में हुआ। कब? 1989 में, 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कौन है प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन यह राष्ट्रपति उस समय थे। कब? 1989 में, जब मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं। हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। हमारे ऑप्शन है 1987 में, बी 1983 में, सी 1992 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है, यह 1987 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, कब? 1987 में प्रकाशित हुई। इसी को ब्रुंडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रुंडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया था। प्रकाशित किसने करवाया था? पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने, WCED, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WCED। ठीक, WCED ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से इसको प्रकाशित करवाया था। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि WCED का फुल फॉर्म क्या है। अक्सर यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आगे देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। अक्सर यह पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह पूछा जाता है कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 जो एजेंडा 21 घोषित किया गया था वह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ए ओजोन परत के संरक्षण से, बी पर्यावरण शिक्षा से, सी सतत विकास से, डी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से। हमारा जो इसमें सही होगा, एजेंडा 21 जो है सतत विकास से संबंधित है। ठीक, सतत विकास से संबंधित है। ब्राजील में, जो ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक, ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर यह बैठक हुई थी, यह सम्मेलन हुआ था, उसी में एजेंडा 21 को घोषित किया था। ठीक, तो किससे संबंधित है? सतत विकास से यह संबंधित है। आगे देखते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? यानी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही उसमें स्थायित्व कब तक आएगा, उसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित प्रश्न है। पहला है ए वर्ष 2070 तक, वर्ष 2045 तक, सी वर्ष 2080 तक, डी वर्ष 2075 तक। तो जनसंख्या वृद्धि दर के स्थायित्व का लक्ष्य 2070 तक निर्धारित किया गया है। कब? 2070 तक। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है? रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। हमारा ऑप्शन है, पहला है ए हाइड्रा, बी तिलचट्टा, सी केचुआ, डी मछली। तो जिसमें रक्त नहीं होता है, सांस लेते हैं, वह है हाइड्रा। ठीक, हाइड्रा जो है इसमें तो रक्त नहीं होता है परंतु यह जो है सांस लेता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है ए कैप्सेसिन, बी कैरोटीन, सी एंथोसाइनिन, डी लाइकोपिन।
तो किस कारण रंग लाल होता है टमाटर का? तो हमारा सही उत्तर होगा लाइकोपीन के कारण टमाटर का जो रंग है लाल है। यानी टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी जो है वह कौन सा है? ऑप्शन लाइकोपीन। ठीक। एंथोसायनिन की अगर हम बात करेंगे तो एंथोसायनिन जो है सेब के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक, सेब के लाल रंग के लिए उत्तरदायी, सेब के लाल रंग के लिए। जबकि कैरोटीन जो है, कैरोटीन गाजर के लाल रंग के लिए। ठीक। अब कैप्सेसिन क्या है? यह मिर्च में पाया जाता है। ठीक, मिर्च में पाया जाने वाला है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर होगा टमाटर के लाल रंग के लिए जो उत्तरदायी है वह है लाइकोपीन। आगे देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत है, हमारे ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, डी न्यूक्लियस। तो कोशिका के शक्ति का स्रोत या फिर इसी को पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक, पावर हाउस भी कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और कोशिका का श्वसनांग भी कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, कोशिका का पावर हाउस या फिर श्वसनांग कहा जाता है। ठीक, कोशिका का श्वसनांग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में, यानी प्रोटीन्स जो होते हैं उसको अमीनो अम्ल में विघटित करता है? हमारे ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी लैक्टोज, सी यूरिया, डी जाइमेस। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो हमारा सही उत्तर होगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में बदल देता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन का जो है पाचन कहाँ पे होता है? तो अमाशय, इसी को स्टमक भी बोलते हैं। ठीक, इसी को स्टमक भी बोलते हैं। तो अमाशय में प्रोटीनों का क्या होता है? विघटन होता है या फिर इसका पाचन होता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में विघटित करता है। ठीक, पेप्सिन जो है प्रोटीनों को पॉलीपेप्टाइड में पहले बदलता है। ठीक, फिर बाद में पॉलीपेप्टाइड जो है विघटित होकर के अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में विघटित करता है, फिर बाद में पॉलीपेप्टाइड ही विघटित होकर के अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने 12 जुलाई 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया? यानी गीतानस नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, उनका दूसरा कार्यकाल है, उससे संबंधित प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है ए जाम्बिया, बी बेलारूस, सी लिथुआनिया, डी पोलैंड। तो जो गीतानस नौसेदा हैं यह लिथुआनिया के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं, इनका यह दूसरा कार्यकाल है। आगे देखते हैं। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? क्या है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। हमारे ऑप्शन है ए मनीला, बी ब्रुसेल्स, सी जेनेवा, डी ब्राजीलिया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्रुसेल्स कहां पे है? तो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। ठीक, बेल्जियम की राजधानी है। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया? हमारे ऑप्शन है ए मेडागास्कर, सी मालदीव, बी श्रीलंका, डी जापान। तो जो अल्वारो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अभी हाल ही में आया था, इसने व्यापक रूप से किसको प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। ठीक, कहां पर आया था? मेडागास्कर में अल्वारो जो चक्रवात है यह आया था। हो सकता है कि मेडागास्कर की राजधानी भी पूछ ले। तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानैरिवो। क्या राजधानी है? एंटानानैरिवो, यह मेडागास्कर की राजधानी है। ठीक, आगे देखते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर
संरक्षण परियोजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी मिजोरम, डी तमिलनाडु। तो नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत की है वह राज्य है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु में हाल ही में नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की उसके संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार आज का हमारा यह आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूं प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो आपसे एक निवेदन है, हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।